हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर को अपने स्टार्ट, और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके हैं, एनडी के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अभी हमें उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, बट वो मैंने टाइम इसलिए दिया, इन्वेस्ट इसलिए किया उसमें कि आपको बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो और आप समझ सको कि किस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है, बेसिक लेवल से लेके चलना है। ठीक है ना। तो मैंने अभी जैसे आपको एनडी के क्वेश्चन करवाए थे, कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करवाए थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने अभी जो इससे पहला वाला चैप्टर था उसमें टाइम ज़्यादा लगाया। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए सारी चीज़ों की। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, ग्रेविटेशन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने जो इससे पहला जो चैप्टर थे, ठीक है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसमें क्या था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि मोशन कैसा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा था हमने, फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स, मोशन किस वजह से होता है? मोशन होता है आपका फोर्स की वजह से। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है? आपका फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब जो ये वाला चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, इसमें भी आपका ना सेम फोर्स की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा प्लेनेट है, ठीक है, वो सन के अराउंड मूव करता है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है ना। तो बेटा वो किस वजह से होता है? ठीक है, अब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, हम रिलेट करेंगे इससे फर्स्ट चैप्टर जो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था कि जो फोर्स, जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें अब जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, प्लेनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंड। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों होते हैं ना आपके। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स मोशन हो रहा है। अब मोशन होगा, अब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है, वो फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। किसका? प्लेनेट का, सन के अराउंड। ठीक है, अब जैसे आपका मून है, आपका मून रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब जो मोशन हो रहा है किसका, मून का, तो किसी वजह से हो रहा होगा, मतलब किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स है, उस फोर्स को यहाँ नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई भी, जैसे आपने ये भी आपने देखा होगा कि कोई, जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, अगर हमने बॉल को ऊपर फेंका तो वो क्या आता है, वो कुछ हाइट के बाद वो रुक जाएगी और वापस नीचे आएगी। ठीक है, अब वो जो वापस नीचे आती है वो किस, अब उसमें फिर मोशन आता है। अभी तो हमने जो फोर्स लगाया था, हमने तो ऊपर फेंका था तो उसमें हमने फोर्स लगाया था। ठीक है, अब जो हमने फोर्स लगाया, हमने तो नीचे से ऊपर भेज दिया, अब वो नीचे से ऊपर से नीचे कैसे आ रही है, उसमें भी तो फोर्स लगा होगा ना। तो जो फोर्स लगा था वो किसकी वजह से होता है, वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है बच्चों, क्या किस वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो हमारे जैसे अब जो हमारे इसाक न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन सर थे हमारे, वो एक एक्चुअली वो कहीं बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। ठीक है, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सेब ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है, तो उन्होंने, अब जब वो सेब ऊपर से जब नीचे गिरा ना, तो उन्होंने उसके बारे में फिर सोचना स्टार्ट करा। ठीक है, वाई, अब उन्होंने ही इज थिंकिंग वाई द एप्पल फॉल डाउन, क्यों नीचे आया ये, क्या इसका कारण था। ठीक है, अब वो इसी चक्कर में ना उन्होंने पूरा, मतलब ग्रेविटेशनल्स पूरा उसकी स्टडी करी।
ठीक है ना, ये क्यों नीचे आया, ठीक है, क्या कारण हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसी फोर्स को ना उन्होंने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों, क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशन फोर्स नाम दिया था, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ा था, और जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, कि जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, क्लियर। अब वही फोर्स जो यहाँ पर हम क्या नाम बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स, क्लियर, समझ में आया। तो इसमें क्या था आपका, अभी ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है हमारा, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है, कैसे उसमें हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। और मास और वेट में डिफरेंस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, दोबारा से एक बार इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करता है, ठीक है, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होता है पानी में, ठीक है, फ्लोट क्यों करता है, उसकी भी हम मतलब उसका भी लेक्चर हम इसमें लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब इसी के अंदर आएगा आपका, ग्रेविटेशन के अंदर ही, ठीक है, क्लियर। थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये होता क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में, सबके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। अब हम करने वाले हैं हमारा, अब इसमें बेटा एक और चीज़ है, एक चीज़ आती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आती है आपकी, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी, अगर जैसे सपोज करो ये सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। अब इसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर इसके अराउंड क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, इस तरीके से जाएगी। तो बेटा एक अर्थ को सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 1 रिवोल्यूशन कितना लगता है आपका, कितना लगता है आपको बताओ, 365 डेज, कितना लगता है, 365 डेज अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये जो आपका इसके अराउंड जो मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अभी बेटा जब इसके पास भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, अभी कुछ वेलोसिटी से जा रही होगी, और हर एक पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। और इसमें ये किसकी वजह से रिवॉल्व करती है, एक इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होती है, ठीक है, जो उसको सन की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है, उसको पकड़ के रखती है, ठीक है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी ना, तो ये अर्थ तो आगे निकल जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, समझ में आया। तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्लियर। जो फोर्स किसको मूव करवाती है, सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, ठीक है। अगर वो फोर्स नहीं होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, तो जो हमारा सन है वो कैसे निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अगर वो ऐसे डायरेक्ट इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में ना आके, इस तरीके से ना आके, इस तरीके से ना रिवॉल्व करके वो कहाँ निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, समझ में आया। तो इसमें एक है वर्ड टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, समझ में आया। वो कौन सी फोर्स होती है, वो क्या करती है, वो करवाती है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है, इसकी वजह से होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है बच्चों, इसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है आपका ठीक है बच्चों, ये है हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी
दो बॉडी यूनिवर्स में, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, कोई भी बॉडी, दो बॉडी यूनिवर्स में वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, क्लियर। और किस वजह से करती है, एक फोर्स की वजह से करती है, ठीक है, जो फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, उन दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है, उन दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, उनके सेंटर डिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों, समझ में आया। जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये क्लियर, ये आपकी सेकंड बॉडी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब जो फोर्स होगा, ये सेंटर डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं डी, ठीक है, इसका सेंटर डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, डी ले लिया, क्या ले लिया, डी ले लिया, ठीक है, क्लियर। अब इसका मास कैपिटल एम ले लो, इसका स्मॉल एम ले लो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, उसका एक मास है कैपिटल एम, एक मास है स्मॉल एम, ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया है कि दो बॉडी यूनिवर्स में, ठीक है, दो बॉडी, एवरी बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, किस वजह से करती है, फोर्स की वजह से करती है, ठीक है। और जो फोर्स होती है वो फोर्स क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, उनके मासेस पे डिपेंड करती है, उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट होता है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एम और इनटू एम, ठीक है। और इन्वर्सली, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड क्या था, फोर्स जो होती है दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जो फोर्स है इसको अट्रैक्ट करेगी, ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फोर्स होगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएंगी, क्लियर। ये दोनों फोर्स क्या होगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगी और ये भी इस पे फोर्स, जो मास जो ऑब्जेक्ट ए है हमारा, वो ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एफ ए बी, और बी भी ये भी लगाएगी बी भी, तो बी ए, क्लियर बच्चों। तो जो फोर्स होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ मास इसके इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, क्लियर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया नहीं आया, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है आपकी, जो अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब आपको पता है ये दोनों इसके प्रोपोर्शनल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m into m अपॉन डी स्क्वायर, लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, क्लियर। अब दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। और किसके इक्वल होती है, g इनटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस, जितना ज़्यादा ये जो डिस्टेंस है ना, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब क्या है आपका, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, सेंटर डिस्टेंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मीन्स अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स जो होगी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, अगर जितना ये कम होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, जितना मास बड़ा होगा उसका ही उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा निकल के आया है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा है, ये फोर्स जो एवरी ऑब्जेक्ट में
एवरी ऑब्जेक्ट में लगती है, कहाँ पर, यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिवर्स मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। कहीं भी चले जाओ आपको जो फोर्स होगी वो यही फोर्स होगी, किसके इक्वल होगी, वो जी m1 m कैपिटल M इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और जो जी क्या है इसमें, जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67, क्या वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है बच्चों। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई कैसे, यूनिट कैसे आई ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ठीक है। अब हमें देखो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, आया समझ में। अब इसमें क्या बोला गया है आपका, अब हमें निकालेंगे वैल्यू एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी कैसे निकालेंगे हम, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला पता है, हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, एफ इजिकल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबको इधर भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू स्मॉल एम इक्वल टू जी। अब जी की वैल्यू क्या है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है बच्चों, क्या होती है, न्यूटन होती है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब इसकी यूनिट लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। न्यूटन, डिस्टेंस की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर लिख दिया, मास की केजी इंटू केजी हो जाएगा आपका, केजी इंटू केजी कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये यहाँ से यूनिट निकल के आ गई है, किसकी यूनिट निकल के आ गई है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ठीक है बच्चों। किसकी यूनिट निकल के आ गई है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट निकल के आ गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या होती, किसकी यूनिट है हमारी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। अब ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है, ये आई है हमारे जो हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी सर, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारी ये, ठीक है। और जो फाइनल वैल्यू निकल के आई थी वो क्या थी, जो एक्सेप्ट करी गई थी वो थी हमारी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल का मतलब है ये हर जगह इसकी वैल्यू यूनिवर्स में सेम रहेगी, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, आप अर्थ में हो तब भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, या आप जुपिटर पे चले जाओ तब भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, या आप किस पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ तब भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, या आप मून पे चले जाओ तब भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये एक्सपेरिमेंटली करा गया था, ठीक है। और जो वैल्यू एक्सेप्ट करी गई है वो ये वैल्यू आपकी, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है 6.67, बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, जी इक्वल टू दिया है -11, इसका मतलब है आपका जो ये 6.67 है ना, इसको कितनी बार डिवाइड करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 3 9 10 और 11, ठीक है। मतलब ये इतनी बार डिवाइड करा गया है, इतने 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटी वैल्यू होगी ये, ठीक है, समझ में आया। तो कितनी छोटी वैल्यू है आपकी, ठीक है। ये हमारी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, किसने करी थी, हेनरी सर ने कैलकुलेट करी थी। क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया गया था, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, आया समझ में आपको,
ठीक है, इसमें क्या बताया गया था आपका, मैं एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. क्लियर। और इसमें क्या बोला गया था, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होगी वो किसकी होगी, इस लाइन की सेंटर डिस्टेंस के अलोंग होगी। ठीक है, जो फोर्स होगी किसके अलोंग होगी, सेंटर डिस्टेंस के अलोंग होगी। ठीक है, और वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स होगी आपकी एफ इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, आप खुद भी इसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है कैसे कैसे क्या होता है इसका मतलब, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ लेंगे अलोंग द लाइन अलोंग द सेंटर डिस्टेंस, तो एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। ठीक है, ये यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको रीड करी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इसमें एक न्यूमेरिकल। ठीक है, जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, अब हम ये वाला न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं हम इसका कि कैसे इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है बच्चों, बेटा ये है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोला गया है हमें क्या गिवन है, मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है। ठीक है, एंड मून का मास हमें गिवन है। क्लियर, और क्या गिवन है हमें, सेंटर डिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, और हमें जी की वैल्यू भी गिवन है इसमें। ठीक है, जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। अगर देखो क्वेश्चन में गिवन है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो हमें याद रखनी है ये वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। हमें इसकी यूनिट भी याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अब हमें सिंपल क्या है, हमें जो फॉर्मूला पता है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये जो मास हम इसको अर्थ का बोल देते हैं, ये मून का मास हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो हमें डिस्टेंस दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी अप्रोच होती है क्वेश्चन की क्या होती है, सबसे पहले जो लिखा गिवन है हमें मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, मास ऑफ मून कितना गिवन है हमें, मास ऑफ मून गिवन है हमें 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। ठीक है बच्चों, और सेंटर डिस्टेंस कितना है हमें, सेंटर डिस्टेंस दिया है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, और इसमें जी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे सिंपल। अब बेटा ये याद रखना कि जो उसमें इसमें ये दिया है ना आपका सेंटर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। हमारी यूनिट किस में है, मीटर में है। ठीक है, और हमें ये पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, मीटर न्यूटन होती है। ठीक है, और जो न्यूटन में जो मीटर जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कैपिटल उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, मास अर्थ की 6 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है बच्चों, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन डी स्क्वायर कितना है हमारा 3.84 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी, आप कैलकुलेट करोगे ना उसको, तो वैल्यू आएगी 2 न्यूटन के अप्रॉक्स। ठीक है, कितनी आएगी हमारी, इसमें वैल्यू आएगी हमारी 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, यही है ना। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है,
मैंने आपको अप्रोच बता दी है किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग करोगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटिव है बट इजी है, ठीक है। फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन आपने ठीक करी है तो सीधा फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। वैल्यू हमें गिवन है सब, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। और हमें हमेशा याद रखना है कि याद क्या रखना है इसमें, एक तो फोर्स जो निकल के आया हमारा 2 × 10⁻20 न्यूटन, इसमें यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 इंटेक्स के क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी की, ठीक है। तो आपका वो होमवर्क है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट करना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट अपना फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करो। इसमें बेटा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आपको शायद नहीं आया होगा समझ में, कि मैंने आपको बोला कि 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फोर्स लगती है यूनिवर्स में एवरी 2 ऑब्जेक्ट। जैसे कि मास, ये 2 मार्कर हैं, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने बोला ना कि जो फोर्स लगती है यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट में लगती है, ठीक है। अब आप ये जैसे मैंने अपने हाथ में रखा, ये आप अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? जैसे क्या होता है, मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ये ऑब्जेक्ट जो ये मार्कर है एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन आया आपका माइंड में? नहीं आया? क्यों नहीं आया? आना चाहिए था, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में किस पे डिपेंड, जो फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी मास पे डिपेंड करती है। हमें पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ m1, कैपिटल M था हमारा, और स्मॉल m। तो कैपिटल M सपोज करो ये दोनों इक्वल है मास, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है और सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब मैंने इनका जो सेंटर डिस्टेंस है ना, पहले ये इधर था, अब मैंने इसको पास कर, अभी भी अट्रैक्ट करा, नहीं कर रही, कोई फोर्स नहीं आ रही है, ठीक है। मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा, महसूस हो रहा है कोई फोर्स लग रही है इसमें, ठीक है। तो मैंने अब इसका दूर कर दिया तो फिर नहीं लगेगी, और पास कर दिया, अभी भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है बेटा? ये इसी वजह से क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स है ना वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो हमारा किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। दूसरा हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब जो उसका मास है ना वो बहुत कम है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में क्या दिया था? फॉर्मूला है आपका G, M मास ऑफ मार्कर, मास ऑफ सेकंड मार्कर अपॉन डिस्टेंस इनका, ठीक है। अब ये जो G की वैल्यू है ना बेटा, ये बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कितनी वैल्यू कम होती है? 6.67 को डिवाइड करा कितनी बार? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0। समझ में आया? इट मीन्स जो ये वैल्यू है ना G की, ये बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो हमारा जो उसमें फोर्स निकल के आ रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा बट बहुत ही छोटा है, ठीक है। जिसको हम काउंटिंग मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल मान लो उसको, ठीक है। फोर्स लगेगा, बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम इस फोर्स को महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया? जो ये हमारा जो उसमें फोर्स लग रही है वो किस में लगती है? जो बड़े बड़े मासेस होते हैं ना, वो उसमें ये फोर्स लगती है, ठीक है। क्यों लगती है? क्योंकि जो जिसका मास ज़्यादा होगा, जैसे अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg, 24 kg, ठीक है। इसमें कितना बड़ा मास है। अब मून का मास है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। अब इनके मास कितने हैं? बहुत बड़े बड़े मास, जैसे आपको अर्थ है ना, अब अर्थ के कंपेरिजन में जो मार्कर बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस दोनों मार्कर में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, महसूस नहीं कर पा, हमें कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि इसमें एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू लेस मास, ठीक है। इनका जो मास है बहुत ही कम है, ठीक है।
जो ये फोर्स लगती है वो कहाँ फोर्स निकल के आती है ज़्यादा, जहाँ पर मासेस ज़्यादा होंगे और डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी क्या निकल के आएगी, फोर्स ज़्यादा निकल के आएगी। अभी इन मार्कर के केस में मतलब जो हमारा मॉरल ये निकल के आया है कि इन मार्कर के केस में मास कितना है, कम है हमारा, ठीक है, बहुत कम है। जो हमारी फोर्स भी निकल के आएगी वो भी बहुत कम निकल के आएगी, जो हमें महसूस नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है, उस पर कंसेप्ट उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपको एक बार दोबारा से समझना है, सारी पूरा वीडियो देखना है दोबारा से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं ये हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा करेंगे, ठीक है। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको खुद लगेगा कि हाँ कि मुझे कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें हम इसमें, ठीक है। अब फिज़िक्स बहुत आसान हो चुकी है, ठीक है, समझ में आया। तो इसको करना है आपको, ठीक है। एक बार स्टडी मतलब दोबारा से स्टडी करो, दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है, नोट्स बनाओ जैसा आपको ठीक लगता हो, ठीक है। स्कूल के नोट्स होंगे आपके, उसको स्टडी करो, ठीक है। समझाने का काम मेरा है, ठीक है। नोट्स तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, अपने स्कूल के नोट्स भी देख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो मुझे पता, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है वही पूछना है, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्लियर। अगर आपको चीज़ें सही समझ में आई हैं कि सर ये इसमें ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, ठीक है। इससे पहले 2 क्वेश्चन हैं इन टेक्स्ट के, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। अगर आप मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारे 2 क्वेश्चन हैं इन टेक्स्ट के, ठीक है, तो इसको ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्लियर। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स टाइप कर देना, ठीक है, अगर आपको आते हैं तो। अगर नहीं आपको प्रॉब्लम है तो हम इसको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना और आपको अच्छी लगे, ठीक है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।